नमस्कार, दोपहर के 2 बज चुके हैं। स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ आपको समझाते हैं खबर का हर एक छोटा बड़ा बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर रहती है अपनी संवाददाताओं की टीम, जिनसे लेते हैं हम अपडेट, यानी हर खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच में जिन 3 मुख्य खबरों का रुख करने वाले हैं, पहले उन पर नजर डाल लेते हैं। टॉप लाइंस प्लीज। सबसे पहले बात होगी, आ गए 10,000 रुपए। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महिला रोजगार योजना के तहत बिहार में 10,000 रुपए की पहली किश्त दे दी है। क्या कहना है लाभार्थियों का? कैसे सशक्त होंगी इससे महिलाएं और आर्थिक रूप से कैसे मिलेगी बिहार को मजबूती? और जिस अगली खबर का हम रुख करेंगे वो है बेवफा सोनम। जी हाँ, लद्दाख से जुड़ी यह खबर है। सोनम वांगचुक, जिनको 3 इडियट्स में हीरो कहा जाता था, अब वो लद्दाख के विलन बनते हुए नजर आ रहे। विदेशी फंडिंग के मामले में सोनम वांगचुक फंसते हुए नजर आ रहे। लद्दाख में इस समय क्या है हालात, बताएंगे आपको कि लद्दाख में हिंसा क्यों भड़की, क्या है इसकी जड़। इसके साथ साथ जिस एक और खबर पर हमारा रुख रहेगा वो है MiG-21। जी हाँ, एक ऐतिहासिक यात्रा के साथ इस MiG-21 के यात्रा जो है वो अब समाप्त हो गई है। सेवा युक्त हो गए हैं MiG-21। एक महान फाइटर जेट MiG-21 को भारतीय वायुसेना और साथ ही देश के गौरव के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। बताएंगे आपको MiG-21 की खासियत, और इसके बाद अगर अब MiG-21 सेवा मुक्त हो गया है तो आगे की राह कैसे बनेगी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, विस्तार से जानते हैं। बिहार की चर्चा इन दिनों होने जा रही है, और क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा इसलिए हो रही है और इससे जुड़ी तमाम सियासी गहमी इस बीच जारी है। खास तौर पर समझने की जरूरत यह है कि राजनीति से लेकर समाज और आर्थिक क्षेत्र तक हर क्षेत्र में जेंडर इक्वालिटी और लैंगिक समानता की बात लाजमी तौर पर होती है। वैसे भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का उदाहरण देखें तो यहाँ के चुनाव नतीजों ने दिखाया है कि अब चुनावों का संतुलन महिलाएं साध रही हैं। ये देश में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का एक बड़ा संकेत नजर आ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से राज्य की बागडोर संभाली है, तब से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि अगर समाज को सशक्त बनाना है तो महिलाओं को सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि विकास का भागीदार भी बनाना होगा। और इसलिए एक के बाद एक आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजना बना रही है, और आज इसकी मानगी देखने को मिली है। तो आपको बता दें कि किस तरीके से आज बिहार में महिला रोजगार योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ कर दिया है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने बिहार की 75 लाख महिलाओं, यानी कि इनको माने 75 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधा 10-10 हजार रुपए, तो क्या 10-10 हजार रुपए इन 75 लाख महिलाओं के खाते में आज आ चुके हैं, यानी कुल 7500 करोड़ रुपए आज हस्तांतरित किए गए हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। मुझे जीविका निधि साख सहकारी संघ शुरू करने का अवसर मिला था। अब इस व्यवस्था की ताकत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के साथ जुड़ जाएगी, यानी अपनी शुरुआत के साथ ही ये योजना पूरे बिहार में, बिहार के हर कोने में और एक एक परिवार तक प्रभावी होने वाली है। साथियों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने केंद्र सरकार के लखपति दीदी अभियान को भी नई मजबूती दी है। केंद्र सरकार ने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। 2 करोड़ से अधिक बहनें अब तक लखपति दीदी बन चुकी है, और मैं गांव की महिलाओं की बात कर रहा हूं।
उनकी मेहनत से गांव बदले हैं, समाज बदला है और परिवार का रुतबा भी बदला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से विजन है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है और इस भारत को अगर विकसित भारत बनाना है तो इसमें महिलाओं की भागीदारी अहम है और इसमें महिलाओं को सशक्त बनाना होगा, वो भी आर्थिक तौर पर। और ऐसे में कई योजनाएं महिलाओं को इस समय आर्थिक तौर पर मजबूती देती हुई नजर आई हैं और आज इसकी मांग बिहार से देखने को मिली है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, कैसे ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लाई गई है। तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएं, स्वावलंबी बनाएं और वो अपना रोजगार खुद तलाशें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनिए। स्वरोजगार के जरिए जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले, इस उद्देश्य के साथ महिला रोजगार योजना को बिहार में लाया गया। परिवार की एक महिला जो है को दी जाएगी वित्तीय सहायता, यानी कि कितने परिवार इससे लाभान्वित होंगे। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए 10,000 रुपए का प्रारंभिक अनुदान आज से दिया जा चुका है। पहली किश्त आज 75 लाख लाभार्थियों को मिल चुकी है। साथ ही बाद में 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। अपनी पसंद का रोजगार शुरू कर सकेंगी महिलाएं, यानी कि आप सोचिए, आइडिया क्रिएट करिए और फिर उस रोजगार की को बनाइए और उसके बाद जॉब जो क्रिएटर है वो बनिए और उसके लिए सरकार आपकी मदद करेगी। कृषि, पशुपालन और अन्य लघु स्तरीय उद्यम इसमें शामिल किए गए हैं। आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण इसका मुख्य लक्ष्य है। प्रधानमंत्री चाहते हैं, डबल इंजन की सरकार ये चाहती है कि कैसे इस आबादी को आर्थिक तौर पर सशक्त किया जाए, आत्मनिर्भर किया जाए और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मिलने वाली है इस योजना का लाभ। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से जब इन लाभार्थियों से बात की तो कुछ अलग ही अंदाज इन लाभार्थियों का भी नजर आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नजर आया। कई लाभार्थियों ने जब प्रधानमंत्री मोदी से संवाद किया तो भैया कह के संवाद किया। कई लाभार्थी तो इतना भी जानती थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार और बिहार सरकार की कौन कौन सी महिलाओं की जो फहरिस्त है योजना की वो क्या क्या है। आइए लाभार्थियों ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते। हम लोग के तो ऐसा लग रहा है कि अब बाहर निकलने का हम लोग के मौका मिल रहा है। हम लोग कभी बाहर नहीं निकले हैं, अब बाहर निकलने का हमको मौका मिल रहा है। यहाँ कभी देखे नहीं थे कि पटना में ऐसा हो भी सकता है, लेकिन आज आए मोदी सरकार के योजना ऐसा बना कि हम लोग के बाहर निकलने का मौका मिल गया। अभी तक हमारे बारे में कोई 10 रुपया के बारे में नहीं कुछ सोच सका था। जिन्होंने माननीय नीतीश जी भैया और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोग के लिए, महिलाओं लोग के लिए सोचे है 10,000 की राशि पहली किस्त में दी जा रही है, तो ये हमारी महिलाओं लोग के लिए बहुत ये सुखदायक चीज़ है। मोदी भैया हम लोग के लिए किए हैं, वो बहुत किए हैं। हम लोग का जो सक्षा नहीं था कि हम लोग कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं, उनके प्रभारिक से हम लोग कहीं आना जाना, अब ये तो हमको नहीं देखा था, इनके वास्ते ही हम लोग आए हैं ना। शौचालय जाने के लिए बहुत सोचना पड़ता था, शौचालय जाने, टॉयलेट जाने का बहुत दिक्कत था। अभी हमको बहुत अच्छा है। अब पूरी की पूरी पैसा अकाउंट पे आएगी, कोई बीच में खाएगा नहीं। सरकार का बहुत बड़ा कदम है। तो आपने सुना इन लाभार्थियों को, सुना आपने कि कितनी आत्मीयता के साथ इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भैया कह के बुलाया, कहा कि वो अपने परिवार का हिस्सा ही है और इस आज भाई ने इन बहनों की रक्षा की है और कैसे वे चाहते हैं कि इनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए। कहते हैं कि कभी 10 साल पहले वो घर से बाहर निकलने तक का नहीं सोच पाती थी, आज उनको रोजगार तलाशने की जरूरत नहीं, वो खुद जॉब क्रिएटर बनके उभरेंगी। यहाँ हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार आलोक भी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। कुमार आलोक से जानेंगे इस योजना के बारे में। कुमार, ये तो सही है कि बिहार में चुनाव आने वाले, लेकिन बिहार से पहले जिस तरीके से महिलाओं के लिए योजनाएं लेकर आई जा रही है, महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से योजनाएं लेकर आई जा रही है, कितनी महिलाओं को इससे लाभ मिलने वाला है, कितने परिवार इससे कहीं ना कहीं रोजगार क्रिएटर वाले बनने वाले हैं? देखिए, इसके पहले मैं योजना पर आऊँ, एक बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने जब 2005 में एनडीए की सरकार बनी तो सबसे पहले उन्होंने साइकिल योजना शुरू की महिलाओं के लिए, बच्चों के जो स्कूल जाते थे। उसके बाद पोशाक योजना शुरू की। उसके बाद महिलाओं को निकाय चुनाव में रिजर्वेशन दिया, 50% दिया। उसके बाद पुलिस की बहाली में उन्होंने 35% रिजर्वेशन दिया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दिया और महिलाओं को जो सशक्त करने की दिशा में नीतीश कुमार और एनडीए की जो सरकार है, शराबबंदी उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि महिलाओं को
जो शराब पीने से उनके जो पति थे या उनके घर वाले थे, तो महिलाएं कितनी प्रताड़ित थी, तो वो नीतीश कुमार एंड एनडीए गवर्नमेंट का ये था। और उसके बाद जब जीविका की स्थापना की गई थी 2006 में, और उसके बाद से लेकर आज तक का जो जीविका का सफर है वो सुनहरे अध्याय के पन्नों में लिखा जाएगा। अगर हम कहेंगे बिहार सरकार की बात करें, अगर हम एनडीए सरकार की बात करें, हम सबसे पहले अभी देखिए ये दलित बस्ती में हमें, और यहाँ पर पटना का ये दलित बस्ती है, और यहाँ पर ये लाभान्वित है जो जीविका दीदी हैं, इनके अकाउंट में पैसा है, और उसके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मोबाइल कनेक्टेड नहीं है बैंक से, लेकिन अब जो 10,000 रुपया आया उसे आप क्या करेंगे? रोजगार करेंगे सर, रोजगार एक सब्जी की दुकान करेंगे, दुकान करके सब्जी बेचेंगे, बड़ा रोजगार करके चलाएंगे बढ़िया से, छोटा से और बड़ा रोजगार करेंगे। अच्छा, आप क्या करेंगे 10,000 रुपये लेकर? ये आए जो 10,000 रुपये लेकर सिंगार पटार लाएंगे, मैंने के बेचेंगे गुमटी में, और आओ आगे में बढ़ाएंगे तो 6 महीने के बाद 2 लाख रुपया आएगा, आओ बढ़ाएंगे दुकान के आगे में। आप भी क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? 10,000 रुपया से सर हम तो सिलाई करते हैं, वो सिलाई सीख के कपड़ा दुकान आगे बढ़ाएंगे, और 2 लाख नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोले हैं कि 2 लाख रुपया 6 महीने के बाद आएंगे, उससे अपना बड़ा बिजनेस बढ़ा कर करेंगे। बिल्कुल कुमार आलोक, हमें महिलाओं को सुन रहे हैं, इनमें उम्मीद की किरण जागी है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिख रहा है कि अब ये आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, अपने घरों से बाहर निकलना चाहती हैं, और ये सिर्फ सरकार के निर्णय, नीति और योजनाओं के जरिए ही हो सकता है। फिलहाल कुमार आलोक, तमाम जानकारियों के साथ और इन लाभार्थियों से बात कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब आगे बढ़ेंगे, लद्दाख की बात करेंगे। लद्दाख में इस समय हिंसा क्यों भड़की? भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भी इन दिनों सुर्खियों में है। लद्दाख और लद्दाखियों को शांति का प्रतीक माना जाता है। देश की ये सबसे खूबसूरत जगह आज हिंसा की मार झेल रही है। लद्दाख का हीरो कहे जाने वाले सोनम वांगचुक आज यहाँ के विलन हैं। पिछले 6 साल से लद्दाख के लिए संवैधानिक और प्रशासनिक अधिकारों की मांग के साथ आंदोलन कर रहे। सरकार ने लद्दाख के लेह में 24 सितंबर को भड़की हिंसा के लिए वांगचुक को हिंसा भड़काने का दोषी ठहराया है। सरकार ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की एनजीओ का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया। कई वित्तीय अनिश्चितताएं इसमें पाई गई हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि वांगचुक के खिलाफ हो रही कार्रवाई क्या उन्हें जेल पहुंचाएगी? अब इस बीच सोनम वांगचुक का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मेरा जेल में होना शायद युवाओं को अब ज्यादा जगाएगा। क्या भड़काने की यहाँ कोई कोशिश हो रही है? सोनम वांगचुक के खिलाफ 2 महीने पहले से ही CBI जांच कर रही है। अब इसमें ED की भी एंट्री हो गई है। पंच में बड़े सवाल ये हैं कि आखिर लेह में अचानक ये हिंसा क्यों भड़की? लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग आखिर क्यों हो रही है? सोनम वांगचुक का इस पूरे आंदोलन से क्या संबंध है? क्या इससे पहले भी लद्दाख में इस तरीके के प्रदर्शन हुए हैं? और सरकार पर इसका क्या कड़ा रुख दिखता हुआ नजर आ रहा है? आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि आखिरकार सोनम वांगचुक के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों हो रही है और लद्दाख में इस समय हिंसा क्यों भड़की हुई है। आपको बता दें कि एनजीओ लाइसेंस कैंसिल हो गया है। सोनम वांगचुक के एनजीओ का 2 एनजीओ वो चलाते हैं जिसमें FCRA के नियमों के खिलाफ कहीं ना कहीं उल्लंघन किया जा रहा था और उसके खिलाफ ये एक्शन लिया गया। विदेशी फंड से जुड़ा लाइसेंस कैंसिल है। कहा जा रहा है कि कई विदेशी फंडिंग यहाँ हो रही थी जो FCRA के नियमों के उल्लंघन के अनुरूप हैं और यह आरोप सोनम वांगचुक के एनजीओ पर लगा है। साथ ही लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर इस तरीके की हिंसा के लिए कोई भड़काता है युवाओं को तो सरकार कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पे है। उपद्रवियों ने युवाओं को भड़काकर हिंसा भड़काई है। गृह मंत्रालय ने भी बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया है। जिस तरीके से FCR नियमों के साथ अनुरूप ये अब एनजीओ के जो लाइसेंस है उसको कैंसिल कर दिया है। अब अगली ग्राफिक्स का रुख करेंगे कि आखिरकार जांच के घेरे में क्यों आए हैं वांगचुक। लेह में हिंसा भड़काने के आरोप हैं सोनम वांगचुक पे। भड़काऊ भाषणों से उकसाई गई है भीड़, ये कहना है, यह आरोप है सोनम वांगचुक पर। अवैध तरीके से विदेशी फंडिंग लेने का आरोप भी सोनम वांगचुक पर है। साथ ही एनजीओ के हिसाब में पारदर्शिता पर सवाल है, यानी कई वित्तीय अनिश्चितताएं यहां सामने आई हैं एनजीओ के खिलाफ, इसीलिए ये बड़ी कार्रवाई सोनम वांगचुक के खिलाफ की जा रही है। आपको बता दें कि ये अचानक से नहीं हुआ, इसके पीछे कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक बड़े लंबे समय से बोलते आ रहे थे, लेकिन
क्या उनकी मंशा सही थी? ये बड़ा सवाल है। आइए अब आगे बढ़ेंगे। वांगचुक की बड़ी है मुश्किलें। कैसे बढ़ गई हैं ये मुश्किलें? कौन कस रहा है वांगचुक पर शिकंजा? ये देखते हैं। सीबीआई कर रही है मामले की छानबीन। 2 महीने से ये छानबीन चल रही है। अब ईडी फेमा के तहत शुरू हो सकती है जांच, यानी कि ईडी की एंट्री भी अब आ सकती है। यानी सीबीआई और ईडी दोनों का शिकंजा इस समय सोनम वांगचुक के खिलाफ कसता हुआ नजर आ रहा है। सेकमॉल की विदेशी मदद बंद, ये है एनजीओ जो सोनम वांगचुक की कंपनी चलाती है। विदेशी चंदे और पैसों पर नहीं दी सही जानकारी, यानी पारदर्शिता नहीं बढ़ती गई। इसी वजह से ये कानूनी शिकंजा कसता हुआ कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक पर नजर आ रहा है। एफसीआरए कानून के नियमों का नहीं किया पालन। एफसीआरए कानून वो होते हैं, अगर आप एनजीओ चला रहे हैं और अगर आपको बाहर से फंडिंग आ रही है तो उसका लेखा जोखा आपको सरकार को देना होता है, यानी वो नहीं दिया गया, उसमें पारदर्शिता नहीं बढ़ती गई। इस वजह से सोनम वांगचुक के खिलाफ यहाँ कड़ा शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। लद्दाख में इस समय क्या है स्थिति और साथ ही साथ क्या सोनम वांगचुक की मुश्किलें और बढ़ेंगी? नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे ताजा जानकारी लेते हैं। नीरज, ये हिंसा जो भड़की वो ऐसे तो नहीं भड़की, इसके पीछे कोई ना कोई सोची समझी चाल जरूर थी। ये सरकार जानती है, ये हमने उपराज्यपाल के बयान से भी सुना। अभी लद्दाख में क्या हालात हैं, क्या वहां शांति है इस समय? और साथ ही साथ सोनम वांगचुक के खिलाफ जो शिकंजा कसता जा रहा है उसमें सीबीआई 2 महीने से तलाशी कर रही है। अब ईडी और फेमा भी आ गया है। देखिए, बिल्कुल आप देखें भावना, अगर यहाँ पर बात करें, जब बुधवार को हिंसा भड़की उसके बाद और आज तक के हालातों को देखें तो स्थिति नियंत्रण में है और पिछले 2 दिनों से जो स्थिति है वो धीरे धीरे सामान्यता की ओर बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। हालांकि हम ये कहें कि पूरी तरीके से हालात सामान्य हो गए तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि आप देखें कि एहतियातन के तौर पर अभी भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। लेकिन प्रशासन से जब हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि ये प्रतिबंध धीरे धीरे अब आने वाले समय में कम कर दिए जाएंगे। अभी भी मार्केट बंद है, लेकिन जरूरत की जो चीजें हैं वो लोगों को मिल रही है। मेडिकल जो स्टोर हैं वो खुले हुए हैं, अस्पताल खुले हुए हैं। लोग अगर अपने गंतव्यों पर जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, उसमें किसी तरह की जो रोक है वो नहीं लगाई गई है। दूसरी आप देखें कि बुधवार को जब ये हिंसा भड़की और आपने ग्राफिक्स के जरिए दिखाया भी है, निश्चित तौर पर इसमें एक गहरी साजिश नजर आती है, क्योंकि आप देखें कि सोशल मीडिया पे लगातार इस बात को लेकर युवाओं को उकसाया गया कि नेपाल में जिस तरह से अराजकता फैली, बांग्लादेश में जिस तरह से अराजकता फैली, श्रीलंका में जिस तरह से अराजकता फैली, उसका जो जिक्र है वो सोशल मीडिया पर लगातार यहाँ पर किया जाता रहा। सोनम वांगचुक की अगर हम बात करें तो सोनम वांगचुक भी आप कई तरह के उन्होंने वक्तव्य दिए थे और ये भी देखा गया था कि युवाओं को एक तरीके से गुमराह करने की जो कोशिश है वो भी की गई थी। अब सोनम वांगचुक का ये कहना कि अगर वो जेल जाते हैं। नीरज, यहाँ मैं यही आपसे बात पूछना चाहूंगी, जो आप कह रहे हैं ना कि युवाओं को कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश की, क्या यहाँ पर जेनजी को भड़काने की कोशिश की है? जिस तरीके से हमने श्रीलंका में देखा, बांग्लादेश में देखा, नेपाल में देखा, क्या उसका उदाहरण लेते हुए यहाँ सोनम वांगचुक ने अपनी मंशा को बदलने की कोशिश किया? सोशल मीडिया को क्या टूल किट के तौर पर यहाँ इस्तेमाल किया गया है? देखिए, बिल्कुल टूल किट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। जब सोशल मीडिया पर यह आह्वान किया गया है युवाओं को बुलाने के लिए, तो बड़ी संख्या में युवा वहां पर पहुंचे और आप देखें कि पिछले कुछ दिनों से जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा था वो अचानक से हिंसा में तब्दील हो जाता है, जबकि सरकार के साथ और यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी थे उनके साथ जो बातचीत थी वो सकारात्मक रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो हिंसा है उसने जोर पकड़ लिया। आप देखें कि 6 अक्टूबर को एक बड़ी बैठक होने वाली थी, जो प्रदर्शनकारी थे और इसके अलावा एलएबी और जो गृह मंत्रालय के अधिकारी थे उस बैठक को करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये हिंसा भड़क गई। आप देखें कि सोनम जो वांगचुक है उनका बार बार ये कहना कि जो 6 अक्टूबर है उससे पहले ही ये बैठक होनी चाहिए, यानी कि वो 6 अक्टूबर तक का जो इंतजार है वो नहीं करना चाहते थे। दूसरा आप देखें कि जिस तरीके से उनके दोनों राज्यपाल के भी बड़े-बड़े यहाँ बयान आ रहे हैं, यानी कि सरकार सचेत है। अब लद्दाख में शांति बहाली की जाए, क्योंकि लद्दाख सबसे शांत एरिया माना जाता है। नीरज, ऐसे में सरकार के प्रयास क्या किए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सरकार के प्रयास हैं। एक तो समन्वय के साथ काम किया जा रहा है। सरकार का ये कहना है कि जो भी यहाँ पर सीनियर सिटीजन है, इसके साथ ही जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनसे संपर्क साधा जा रहा है।
पिछले 2 दिनों से किसी भी कोई हिंसा की ना तो कोई घटना सामने आई और ना ही कहीं से कोई उग्र जो प्रदर्शन है उसकी जो जानकारी है वो पुलिस को मिली है और प्रशासन को। दूसरा, उपराज्यपाल महोदय का साफ कहना है कि भारी जो हाथ है उससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर डोडा और नेपाली जो लिंक हैं वो निकलकर सामने आए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में जो नेपाल के युवा थे वो भी यहाँ पर थे। कुछ लोग घायल हुए हैं जिसमें नेपाल के युवा भी हैं। तो आखिर नेपाल के युवा यहाँ पर क्या कर रहे थे? इसके साथ साथ ही आपने ये भी देखा है कि किस तरीके से देखना होगा कि सरकार इस पर अब क्या कड़ा एक्शन लेती है। साथ ही साथ सीबीआई तो तफ्तीश कर ही रही है, ईडी का किस तरीके से शिकंजा सोनम वांगचुक पर यहाँ कसता हुआ नजर आता है। हालांकि सोनम वांगचुक ने कहा है कि अगर मैं जेल गया तो युवा इसका जवाब देंगे। फिलहाल नीरज, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे। ये गर्जना आपने सुनी, आसमान का बादशाह रहा मिग-21 ने आज हम सब से विदाई ले ली है। दशकों तक भारतीय वायुसेना का सबसे खतरनाक लड़ाकू रहा मिग-21 आज सेवा युक्त हो गया। चंडीगढ़ से इस सफर की शुरुआत हुई थी और चंडीगढ़ से ही इस लड़ाकू विमान ने विदाई भी ली है। मिग-21 के 6 दशकों से भी ज्यादा के सफर में शौर्य और पराक्रम की कई कहानियां आज इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। ये दुनिया का पहला सुपरसोनिक जेट फाइटर था जो ध्वनि की गति से तेज उड़ सकता था। कई युद्धों में इसने दुश्मनों को धूल चटाई है। इसी के जरिए भारत के 65, 71 और 99 के युद्ध में पाकिस्तानियों की हालत खराब कर दी थी। शुरू में ऊंचाई पर दुश्मन को रोकने के लिए इस्तेमाल इसका हुआ, बाद में नजदीकी लड़ाई और जमीन पर हमले भी इसने किए। ये भारतीय हवाई सेना का मुख्य विमान रहा है। मिग-21 ने भारत को आसमान में शक्ति और आत्मविश्वास दिया। अब इसकी जगह नई पीढ़ी के विमान लेंगे, लेकिन इसकी गूंज, इसकी गर्जना आने वाले दशकों तक सुनाई देती रहेगी। आइए, जब मिग-21 को आज विदाई दी गई वो तस्वीरें देख लेते हैं। उस समारोह में क्या तस्वीरें नजर आई जब चंडीगढ़ से शुरू हुई ये शुरुआत, चंडीगढ़ पर ही जाके इसकी विदाई हुई, अलविदा कहा गया मिग-21 को। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं ये बयां करती हैं कि किस तरीके से मिग-21 को विदाई दी गई। एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं और मिग-21 की जो आखिरी उड़ान है वो नजर आ रही है। साथ ही जो मिग-21 दिलों में अपनी जगह छोड़ गया वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समारोह को संबोधित किया। क्या बड़ी बातें रक्षा मंत्री ने मिग-21 के लिए कही, आइए आपको सुनवाते हैं। इतने लंबे समय तक मिग-21 अनेक वीरतापूर्ण कृत्यों का साक्षी रहा है। इसका योगदान किसी एक घटना तक या केवल एक युद्ध तक सीमित नहीं रहा है। 1971 के वार से लेकर कारगिल के युद्ध तक या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब मिग-21 ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जबरदस्त मजबूती न प्रदान की हो। आज जब हम मिग-21 को इसकी ऑपरेशनल जर्नी से विदाई दे रहे हैं तो मुझे लगता है हम एक ऐसे अध्याय को विदा करने जा रहे हैं जो न केवल इंडियन एयर फोर्स के इतिहास में बल्कि हमारी पूरी मिलिट्री एविएशन की जर्नी में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। मिग-21 ने मिलिट्री एविएशन की जर्नी में कई और प्राउड मोमेंट्स यानी गौरव के क्षण जोड़े हैं। तो मिग-21 के साथ कई गौरव के क्षण जुड़े हैं। आज इसने हमसे अलविदा कह दिया है, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखकर गया है मिग-21। 6 दशकों से साथ रहा है भारत के साथ, जिसे आज अलविदा कहा गया, आज कहा गया गुड बाय मिग-21। आपको हमेशा याद किया जाएगा। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि जिस मिग-21 की हम बात कर रहे हैं आखिरकार उसकी खासियत क्या है। सुपरसोनिक फाइटर जेट, भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट जिसने कई युद्धों में दुश्मनों को धूल चटाई। रेंज की बात करते हैं, 1210 किलोमीटर की रेंज थी इसकी, लंबाई 13 मीटर, भार 9800 किलोग्राम, सर्विस सीलिंग 18000 मीटर, स्पीड की बात करें तो 2230 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड के लिहाज से तेज। हर खासियत में कहीं ना कहीं मिग-21 खरा उतरा है। और अगर बात करें 65 से लेके 2025 तक तो एक बड़ी शौर्य गाथा
यहाँ लिखता हुआ गया है MiG-21। आइए आगे बढ़ेंगे, बताते हैं आपको इस 6 दशक की शौर्य गाथा के बारे में। MiG-21 के 6 दशक का सफर शुरू हुआ 1965 के युद्ध से ऑपरेशन सिंदूर तक इसका जौहर देखने को मिला है। बात करें अगर 1962 की, तो भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद भारतीय वायुसेना को मिग मिलते हैं। 1971 की बात करें तो ढाका गवर्नमेंट हाउस पर रॉकेट बरसाए और साथ ही पाक को युद्ध में आत्मसमर्पण करने पर मजबूर होना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ MiG-21 की वजह से। 1965, 1971 की जंग और 1999 के करगिल युद्ध में MiG-21 ने अहम भूमिका निभाई है। अब आइए आपको लिए चलते हैं 2019 पे। MiG-21 का आखिरी शिकार बना F-16 फाइटर जेट। बालकोट स्ट्राइक तो आपको भूली नहीं होगी। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन ने इसी MiG-21 से F-16 को मार गिराया था, यानी दुश्मनों को धूल चटाई इसी से निस्तेनाबूद किया गया, इसी MiG-21 से। और 2025 का पहलगाम आतंकी हमला के जख्म तो अभी भी भरे नहीं, हालांकि किसी भी आतंकी हमले के जख्म भरते नहीं है, लेकिन इसका जवाब भी ऑपरेशन सिंदूर में दिया गया MiG-21 की वजह से। आइए अब इस लेगेसी को आगे कौन बढ़ाएगा, यानी MiG-21 की जगह अब कौन लेगा? MiG-21 की जगह लेगा तेजस LCA Mark 1A। MiG-21 की जगह लेने वाला है तेजस का तीसरा स्क्वाड्रन कोबरा, जल्द होने वाला है भारतीय वायुसेना में शामिल। और कोबरा स्क्वाड्रन राजस्थान में एक एयरबेस पर होने वाला है तैनात। और आपको बता दें कि कल की ये बड़ी खबर है, जहां HAL कर सकता है अक्टूबर में पहले तेजस MK-1A की डिलीवरी, यानी जल्द से जल्द अब इसकी डिलीवरी हो सकती है। MiG-21 की जगह ले सकता है। IAF को मिलने वाले, यानी भारतीय वायुसेना को मिलने वाले 97 तेजस MK-1A फाइटर जेट। तो आपने देखा कि क्या है इसकी खासियत, कैसे हमें ये अलविदा कह गया, और साथ ही साथ अब इसकी जगह जो है वो कौन लेने वाला है। तो ये 3 मुख्य खबरें हमने आपको बताई न्यूज़ पंच में, जहां हमने जाना कि किस तरीके से बिहार में बहार है, उसके बाद हमने जाना कि कैसे MiG-21 के जरिए एक बड़ी लेगेसी यहां छोड़कर जा चुका है MiG-21 भारतीय वायुसेना में। न्यूज़ पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए DD न्यूज़ के साथ। दीजिए फिलहाल के लिए अनुमति। नमस्कार।